हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने जो टेस्ट लिया था रीट लेवल 2 से गणित और विज्ञान का, जिसमें रसायन विज्ञान के क्वेश्चन, केमिस्ट्री पार्ट के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने थे। जिन्होंने वो टेस्ट अभी तक नहीं देखा है या नहीं लिया है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल से वो टेस्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर बाकी के वीडियो, इन टॉपिक के वीडियो भी उपलब्ध है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो उस टेलीग्राम चैनल से आप लोग ये टेस्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब रीट लेवल 2 में गणित और विज्ञान का टेस्ट जो लिया था उसके आंसर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था NH2- का ब्रोंस्टेड क्षार है। इसका ब्रोंस्टेड क्षार अपने को बताना था। इसका मतलब ये खुद जो है NH2- जो है ये अम्ल है, ये अम्ल है। और अम्ल वो पदार्थ होता है जो H+ देता है, जो H+ देता है, प्रोटॉन देता है। ब्रोंस्टेड अवधारणा के अनुसार अम्ल वो है जो प्रोटॉन देता है। तो जब ये प्रोटॉन दे देगा, H+ दे देगा, तो इसके पास एक H कम हो जाएगा। क्लियर? तो पहले तो सीधा ही सोच लें कि एक H कम हो जाएगा। तो एक H वाले अब इसमें एक H बच गया। एक H वाले कितने ऑप्शन है हमारे पास? सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें एक H है। तो आवेश सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपका आंसर है। बस सीधा सोचिए कि प्रोटॉन दे देगा तो एक H। अगर एक H वाले दो ऑप्शन होते तो फिर मैं आवेश सोचता। अब एक H वाला एक ही ऑप्शन है तो आवेश वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन था हमारे पास, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बना लवण है। तो जितने भी लवण हमें दिए हुए हैं उनमें जल जोड़ के देख लें, आपको पता लग जाएगा। जल HOH, तो ये बन गया HCl और ये बन गया NH4OH। तो HCl एक प्रबल अम्ल है, NH4OH एक दुर्बल क्षार है। और यही अपना क्वेश्चन था, अम्ल प्रबल और क्षार दुर्बल। तो ये आंसर है अपना पहला ही। फिर लुईस क्षार होता है, जो इलेक्ट्रॉन दान करता है वो लुईस क्षार होता है। इलेक्ट्रॉन दाता लुईस क्षार होते हैं। चौथा क्वेश्चन था ब्रोंस्टेड क्षार होता है। तो ब्रोंस्टेड क्षार प्रोटॉन ग्राही, ब्रोंस्टेड ने जो अवधारणा दी थी, प्रोटॉन दाता जो होते हैं वो ब्रोंस्टेड अम्ल होते हैं, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो ब्रोंस्टेड क्षार होते हैं। किस विलयन की pH 7 से कम होगी? तो pH 7 से कम यानी कौन सा विलयन अम्लीय होगा? अब हमने डिस्कस किया था कि लवण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, यानी अम्ल प्रबल है, क्षार दुर्बल है। एक वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, एक वीक एसिड, वीक बेस, एक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। अब प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल क्या होता है? जो 100% वियोजित होता है। दुर्बल क्षार क्या होता है? जो अल्प वियोजित होता है। तो प्रबल अम्ल 100% वियोजित हुआ तो मतलब H+ बहुत ज़्यादा है इसमें। और वीक बेस अल्प वियोजित हुआ तो इसने बहुत थोड़े OH- दिए, तो इसमें H+ की संख्या बढ़ गई। अतः ये विलयन अम्लीय होगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का जो विलयन है वो अम्लीय होगा। फिर वीक एसिड है, दूसरा ऑप्शन देख ले, ये विलयन अम्लीय होगा। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेस स्ट्रॉन्ग है तो OH- बहुत ज़्यादा होंगे। एसिड वीक है तो H+ कम होंगे, क्योंकि वीक एसिड के वियोजन की मात्रा कम होएगी। तो ये कम टूटेगा, ये 100% टूटेगा, ये 100% टूटेगा तो इसमें OH- बढ़ जाएंगे। अतः ये विलयन क्षारीय होगा। ये वाला जो विलयन है क्षारीय होगा। तीसरा विलयन जो है वीक एसिड, वीक बेस का, वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है और उदासीन भी हो सकता है। जो डिपेंड करता है वियोजन की मात्रा पर, क्योंकि वीक एसिड है कम वियोजित होगा, वीक बेस है कम वियोजित होगा। अब मान लो ये 5% वियोजित हुआ और ये 10% वियोजित हुआ, तो क्षार 10% वियोजित हुआ, अम्ल 5% वियोजित हुआ। तो जब क्षार 10% वियोजित हुआ तो OH- बढ़ गए, OH- ज़्यादा हो गए तो विलयन क्षारीय हो जाएगा। अब अगर ये 10% वियोजित होता है, वीक एसिड 10% वियोजित होता है
और वीक बेस 5% वियोजित होता है। तो एसिड ज़्यादा वियोजित हुआ तो H+ बढ़ गए, विलयन अम्लीय हो गया। और अगर दोनों के वियोजन की मात्रा बराबर है 10-10% तो फिर विलयन उदासीन होगा। ये हमेशा ही उदासीन होता है। ये अम्लीय, क्षारीय, उदासीन कुछ भी हो सकता है। इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है, ये क्षारीय होता है। इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये अम्लीय होता है। अब pH 7 से कम यानी अम्लीय छांटना है तो अम्लीय मतलब ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो पहला ही ऑप्शन है, पहले भी अपने डिस्कस कर चुके हैं। जल जोड़ के देख लें HOH, तो HCl प्रबल अम्ल हो गया, NH4OH दुर्बल क्षार हो गया। तो प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार है, pH 7 से कम आएगी। क्लियर। फिर आ गया अपने पास 0.02 m सांद्रता वाले NaOH विलयन की pH क्या होगी। 0.02 m सांद्रता वाले NaOH विलयन की pH क्या होगी। तो 0.02 m का मतलब हो गया 0.02 पॉइंट टाऊँ तो बट्टे में 100, उस 100 को ऊपर लेके जाऊँ तो 2 × 10⁻²। अब आपको बताया था ये एक क्षार है, तो इसकी POH बनेगी। तो POH बनेगी, जो माइनस में घात है वो डायरेक्ट लिख लें, फ्रंट वाले डिजिट का log घटा दें, 2 - log 2 का मान होता है 0.3010, तो यानी 2 - 0.3010 यानी 0.3, तो 1.7। POH है 1.7। अब pH ज्ञात करनी है, हमने ज्ञात करनी है pH, तो 14 में से घटा लेंगे। तो 14 में से 1.7 घटाएंगे तो 12.3 उत्तर आ जाएगा अपना, 12.3। निम्न में से किस लवण का विलयन क्षारीय होगा। क्षारीय होगा तो वही बात, विलयन क्षारीय है तो मतलब बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और एसिड वीक होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड। क्षारीय विलयन पूछा है तो बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एसिड वीक होना चाहिए। तो ये आंसर है अपना। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। HOH लगा के देख लें, HOH तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, CH3COOH वीक एसिड हो गया। फिर कहते हैं 1 m सांद्रता वाले HCl विलयन की pH का मान होगा 0, क्योंकि pH = -log(H+). अब आपको सांद्रता दी गई 1 m, सांद्रता 1 m दी गई है, तो ये बन गया अपने पास -log 1, log 1 का मान होता है 0, तो pH आ गई 0। क्लियर। उसके बाद चलें, एक अम्ल के जलीय विलयन में प्रबल अम्ल मिलाने पर उसकी pH का मान 5 से 2 हो जाता है। pH घट गई तो मतलब विलयन अम्लीय हो गया। जितनी pH कम होती है उतना ही विलयन अम्लीय होता है, यानी H+ की सांद्रता में वृद्धि हो गई। तो उस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में होने वाली वृद्धि होगी। जितनी pH घटती है उसको 10 की घात बना के लिख दें। तो pH में कितनी कमी आई, 3, तो 10 की घात 3 की वृद्धि हो जाएगी। कैसे, देखो आप, पहले था pH कितनी है 5, तो इसका मतलब जो H+ की सांद्रता है वो 10 की पावर -5 है, क्योंकि आपको बताया था इसकी पावर जो माइनस में होती है वही pH होती है। क्लियर। pH 5 है, इसका मतलब H+ की सांद्रता 10 की पावर -5 है। फिर हो गई pH कितनी हो गई 2, तो इसका मतलब जो H+ की सांद्रता है वो 10 की पावर -2 हो गई, क्योंकि जो pH होती है वो 10 की पावर माइनस घात होती है। बताया हुआ आपको, ये 2 है तो इसका मतलब H+ 10 की -2 है, तो ये माइनस पावर ही सीधी pH बनती है। जिसने, फिर बता दूं, वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से वीडियो देखें। pH वाला वीडियो डाला हुआ है, बहुत ही ईजी तरीके से pH सोल्व की हुई है वहाँ हमने। तो pH 5 थी, इसका मतलब H+ 10 की पावर -5 थे। pH 2 हो गई, इसका मतलब H+ 10 की पावर -2 हो गए। तो 10 की पावर -5 से 10 की पावर -2 करने के लिए मेरे को 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 की पावर -5 को अगर मैं 10 की पावर -2 बनाना चाहता हूँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर 3 से, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में 10 की पावर 3 गुना वृद्धि हो गई। 10 की पावर 3 गुना का मतलब है 1000 गुना। क्लियर। सीधा ध्यान रखना, pH में 1 इकाई की कमी होने पर, नोट कर लें, pH में 1 इकाई की कमी होने पर
तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है वो 10 गुना बढ़ जाती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 गुना बढ़ जाती है। पीएच में अगर 1 इकाई की कमी हुई है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 गुना बढ़ेगी। 2 इकाई की कमी हुई है तो 10 × 10 गुना बढ़ेगी। 3 इकाई की कमी हुई है तो 10 × 10 × 10 गुना बढ़ेगी। जितनी पीएच कम होती जाएगी उसको 10 से गुना करते जाना है, उतनी बार 10 × 10 × 10 चलते जाना है। क्लियर। तो पीएच में 1 इकाई की कमी हुई तो 10 गुना, 2 इकाई की कमी होती है तो 10 × 10 गुना यानी 100 गुना, 3 इकाई की कमी हुई तो 10 × 10 × 10 यानी 1000 गुना। बाकी आपके सामने सोल्व करके बता दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था निम्न में से प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल HCl। अब आता है सोडियम एसीटेट के जल अपघटन से बनने वाला विलयन होगा क्षारीय, क्योंकि सोडियम एसिटेट हो गया CH3COONA, तो इसमें क्षार प्रबल है और अम्ल दुर्बल है। प्रबल क्षार है, दुर्बल अम्ल है, तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस लवण का विलयन उदासीन होगा? तो उदासीन विलयन होता है प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो चौथा ऑप्शन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का विलयन उदासीन होता है। उसके बाद आ गया क्वेश्चन अपने पास 0.004 m सांद्रता वाले HCl विलयन की पीएच का मान होगा। तो सांद्रता दी हुई है कितनी? 0.004। पॉइंट हटाया तो बट्टे में 1000, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, उसको ऊपर ले गए तो 10 की पावर -3, तो ये बन गया 4 × 10 की -3। अब आपको बताया जितनी पावर नेगेटिव में होती है वो सीधा लिख ले 3, फिर -log4, log4 का मान होता है 0.6020, तो 3 - 0.6 यानी 2.4, तो 2.4 आंसर आ जाएगा आपका इसमें 13 क्वेश्चन में। फिर किसका संगठन निश्चित नहीं होता? तो मिश्रण का संगठन जो होता है वो निश्चित नहीं होता। बताया था आपको कि चाहे एक मिश्रण है, हम अपने टेस्ट के अनुसार उसको ज़्यादा मीठा कम मीठा करते रहते हैं, तो मिश्रण का संगठन जो होता है वो निश्चित नहीं होता। वह परमाणुीय कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होता, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होता। फिर द्रव्यमान संख्या क्या होती है? परमाणु का सारा द्रव्यमान जो होता है वो उसके नाभिक में होता है, और नाभिक में पाए जाने वाले कण है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अतः द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या होती है। कैथोड किरणें जब किसी उच्च गलनांक वाली धातु से टकराती हैं तो उसके बाद जिन किरणों की उत्पत्ति करती हैं वो किरणें हैं कौन सी? एक्स किरणें होती हैं वो। फिर परमाणु संख्या का आधार, परमाणु संख्या का जो आधार है वो प्रोटॉन की संख्या है। किसी भी परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही उसकी परमाणु संख्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक समान है और द्रव्यमान संख्या भिन्न है समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक, जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, तो परमाणु क्रमांक समान है तो आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर आएंगे। तो जब आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर आते हैं तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। फिर तत्व 6C14 में न्यूट्रॉन की संख्या है, तो ऊपर द्रव्यमान संख्या होती है जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, नीचे प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से अगर मैं प्रोटॉन घटा दूं तो न्यूट्रॉन बच जाएंगे। बाकी पीछे वीडियो में बताया हुआ आपको 14 - 6 सोल्व करेंगे तो 8, न्यूट्रॉन की संख्या 8 है। फिर निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक स्पीशीज है, तो यहाँ ध्यान रखें कुछ स्टूडेंट्स ने सेकंड ऑप्शन किया होगा, सेकंड ऑप्शन गलत है, आंसर इसका फोर्थ है। कैसे देख लें, यहाँ न्यूट्रॉन निकालें 14 - 6 8, 13 - 6 7, तो ये तो न्यूट्रॉन ही अलग अलग हो गए, ये तो हो नहीं सकता। यहाँ न्यूट्रॉन निकाले 14 - 7 7, 13 - 6 7, दोनों में 7 न्यूट्रॉन है, लेकिन इसका बताया परमाणु क्रमांक 7 है, तो जब परमाणु क्रमांक 7 है तो 7 नंबर पर कार्बन नहीं आता, 7 नंबर पर नाइट्रोजन आता होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। क्लियर। अब एग्जैक्ट ऑप्शन जो है, सही ऑप्शन जो है वो ये है, 14 में से 6 गए 8, 15 में 7 गए 8, 7 नंबर पर नाइट्रोजन आता है, ये बिल्कुल सही है, 6 नंबर पे कार्बन आता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में जो परमाणु क्रमांक लिखा है वही तत्व होना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर बन के आता है तो मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी वहाँ। फिर आता है ऑक्सीकरण के लिए सत्य है, तो ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का योग, जबकि यहाँ लिखा ऑक्सीजन का त्याग, तो गलत है। फिर धन विद्युतीय तत्व का त्याग होता है, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का त्याग, तो यहाँ लिखा है धन विद्युत तत्व का योग, ये भी गलत है। हाइड्रोजन का योग भी गलत है। ऋण विद्युतीय तत्व का योग जो होता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। फिर आता है निम्न में से ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण होता है धनावेश में वृद्धि, तो पहले ऑप्शन में +2 से 0 हुआ, धनावेश में कमी हुई, गलत।
फिर यहाँ कोई आवेश नहीं था यानी जीरो आवेश था, माइनस हो गया तो ऋण आवेश में वृद्धि, गलत। फिर +2 से +3 हुआ यानी धनावेश में वृद्धि, बिल्कुल सही, धनावेश में वृद्धि ऑक्सीकरण होती है। फिर आता है निम्न में से अपचयन है, तो अपचयन क्या होता है, धनावेश में कमी या ऋणावेश में वृद्धि, धनावेश में कमी या ऋणावेश में वृद्धि। तो यहाँ धनावेश में वृद्धि हो रही है पहले ऑप्शन में, यहाँ कोई आवेश नहीं था, जीरो, यहाँ +1 हुआ, धनावेश में वृद्धि हुई, गलत। यहाँ माइनस से 0 हुआ, ऋणावेश में कमी हुई, गलत। यहाँ +1 से +2 हुआ, धनावेश में वृद्धि, गलत। +3 से +2 हुआ यानी धनावेश में कमी, धनावेश में कमी ही अपचयन कहलाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपचयन के लिए सत्य है, तो अपचयन धनावेश में कमी होती है, जबकि पहला ऑप्शन होता है पहला ऑप्शन है धनावेश में वृद्धि, गलत है। धन विद्युतीय तत्व का योग होता है, दूसरा ऑप्शन है धन विद्युत तत्व का त्याग। अपचयन धन विद्युत तत्व का योग होता है, यहाँ धन विद्युत तत्व का त्याग है, गलत है। ऋणावेश में वृद्धि, बिल्कुल ऋणावेश में वृद्धि जो होती है वो अपचयन होती है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास H2SO4 + Fe = FeSO4 + H2 में अपचायक है। तो अपचायक जो होता है, ऑक्सीकारक जो होता है वो विकारकों में से छंटा जाता है। तो पहले तो ये देख लें ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि ये दोनों उत्पाद के ऑप्शन हैं। अपचायक या ऑक्सीकारक दोनों ही अभिकारकों में से छंटते हैं। अपचायक क्या होता है, जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है। तो अब आपको बताया था जो Fe से FeSO4 बना है ये ऑक्सीकरण है, क्योंकि SO4 जो है पीछे जुड़ा है, और पीछे जुड़ा है तो ऑक्सीकरण होता है। तो Fe से FeSO4 बने तो SO4 जुड़ा है पीछे की ओर, तो ये ऑक्सीकरण है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वही अपचायक होता है। तो यहाँ Fe का ऑक्सीकरण हुआ है, अतः Fe अपचायक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ सही है। उसके बाद चलें अगले क्वेश्चन पे। अभिक्रिया 2HgCl2 + SnCl2 = Hg2Cl2 + SnCl4 में ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक वो होता है जिसका अपचयन होता है। तो फिर वही बात, ऑक्सीकारक और अपचायक अभिकारकों में से होते हैं। तो यानी उत्पाद में Hg2Cl2 वाला ऑप्शन गलत है, SnCl4 वाला ऑप्शन भी गलत है। अब दो ऑप्शनों में से उत्तर है हमारा, तो उधर ही दिमाग लगाएं अपने सिर्फ। अब पहला ऑप्शन देखें, तो पहला Hg से Hg2Cl2 बना, Hg से Hg2Cl2 बना, क्या जुड़ा, Hg किधर, आगे, आगे जुड़ा है, तो आगे जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो यानी यहाँ HgCl2 का अपचयन हुआ है, और जिसका अपचयन होता है वही ऑक्सीकारक होता है, तो HgCl2 ऑक्सीकारक है। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन फ्रियोन 113 का सूत्र है। अब अपने यहाँ से डिस्कस करेंगे, सूत्र से नाम बनाएंगे। तो XYZ 3 डिजिट हमने देखनी है। X होता है कार्बन की संख्या -1, Y होता है हाइड्रोजन की संख्या +1, और Z होता है फ्लोरीन की संख्या। तो पहले ऑप्शन में कार्बन कितने हैं, अब हमारे को X का मान 1 आना चाहिए, Y का मान भी 1 आना चाहिए, Z का मान 3 आना चाहिए, तभी 113 बनेगा। X का मान 1 आना चाहिए, Y का मान 1 आना चाहिए, Z का मान 3 आना चाहिए। पहले ऑप्शन में कार्बन 1 है, तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, तो X की जगह 0 आएगा, अतः ये ऑप्शन गलत है। बाकी पूरा सोल्व करके देख ले मतलब 1 - 1 0, Y हो गया H+1, H है ही नहीं, उसमें 1 जोड़ा तो 1, और Z हो गया F की संख्या, तो F 3 है। ये वैसे भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट नहीं बन रहा, तो अपने इस पर माथा नहीं मारेंगे। वैसे तो ये फार्मूला ही गलत है, पर अपने को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगले पे चलें अपने, तो C-1, C कितने हैं, 3, 3 - 1 पहला 2 आ गया पहले डिजिट, तो ये वैसे ही गलत हो गया, इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन देखें C2, तो 2 - 1 1, फिर H है ही नहीं यानी 0 + 1 1, F की संख्या 3 3, तो ये 113 बैठ रहा है। अगला भी चेक कर लें एक बार, 2 - 1 1, 0 + 1 1, F की संख्या 3, तो ये भी 113 बैठ रहा है। अब उत्तर दोनों में से एक है, तो जो सही आंसर है वो ये 4th है। उसमें हम फिर वैलेंसी चेक करनी पड़ेगी हमारे को। अब कार्बन कितने दिए इसने, 2, तो जब 2 कार्बन दिए तो फ्रियोन जो होते हैं वो एल्केन के व्युत्पन्न होते हैं, कार्बन और कार्बन में सिंगल बंध होता है। अब बाकी के बॉन्ड फ्री पड़े हैं। F कितने लगे हैं, 3, तो F 3 लगा लें, 1 2 3, तो बाकी जगह Cl लगा दें, Cl Cl Cl, तो सूत्र बन गया C2F3Cl3। तो C2F3Cl3 वाला आंसर है इसका
वो क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलें अपन, तो फ्रीऑन 11 का सूत्र है, 11 को 3 डिजिट में लिखना है, क्योंकि फ्रीऑन जो होता है वो XYZ होता है, तो 3 डिजिट में जो 11 है वो 011 लिखा जाएगा। 011 सोल्व करना है हमने, फ्रीऑन 11 का सूत्र यानी 011 सोल्व करना है। तो 011 सोल्व करें तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है, क्योंकि x क्या होता है, x कार्बन -1, तो कार्बन 1, 1 - 1 0। y क्या होता है, H+1, H है ही नहीं, 0 + 1 1। और z होता है f की संख्या, तो f 1 तो 1, फ्रीऑन 11 बन गया। और बाकी आप सीधा सोचें, लास्ट डिजिट जो होती है वो f को बताती है, तो f 1 होना चाहिए। डायरेक्ट सोचें तो लास्ट डिजिट f को बताती है, f 1 होना चाहिए। अब इसमें f 1 है, इसमें f 3 है, इसमें f 2 है, इसमें f 3 है, तो आपको सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। पहले f पे ही दिमाग लगाएं, लास्ट डिजिट f को बताती है, तो लास्ट डिजिट 1 लिखी है, तो f 1 होना चाहिए। अब चारों ऑप्शन में नज़र मार लें, एक ही ऑप्शन में f 1 है, तो और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो अगर 2 ऑप्शन में f 1 होता फिर हम दिमाग लगाते, नहीं तो डायरेक्ट ही। क्लियर। अगले क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी। अगला क्वेश्चन जो है रेडॉक्स व विस्थापन अभिक्रिया है, तो यहाँ द्विविस्थापन की जगह विस्थापन कर लें तो फिर ये आंसर बनता है। तो 30वां क्वेश्चन जो था उसमें थोड़ी मिस्टेक थी, रेडॉक्स व विस्थापन आएगा उसका आंसर। तो ये कल के क्वेश्चन थे, एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको, तो वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि रीट की जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं सबको बेनिफिट मिल सके। उसके बाद फिर बता दूं आपको, जिन्होंने टेस्ट नहीं देखा है अभी तक या सोल्व नहीं किया है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल से टेस्ट देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ जितने भी टॉपिक आपको करवा दिए हैं उन सब के वीडियो भी उपलब्ध हैं, तो वहाँ से आप जो है वो वीडियो भी देख सकते हैं आवश्यकता होने पर, और टेस्ट भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।